देखिए, एक खबर मैं आपको बता दूं। अब इसको लेकर के यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जो टीवी मीडिया, वो पता नहीं कितनी चर्चा करेगा नहीं करेगा, लेकिन अल जजीरा ने जो इसको लेकर के लिखा है, अल जजीरा ने कहा है मरा हुआ लोकतंत्र, इस नाम से बताइए। हेडलाइन करके अरविंद केजरीवाल की खबर को छापा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है भारत में विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई। तो ये खबर केवल जो है वो ऐसा नहीं है कि हम ही इस पर खबर पर चर्चा कर रहे हैं या हम इस खबर को जबरदस्ती तुल देने की बात है, बल्कि ये खबर इस वक्त में इंटरनेशनल लेवल पर छाई हुई है कि किस तरीके से सीएनएन ने गिरफ्तारी की जो खबर है उसको मेन पेज पर लगाया है और इसकी हेडलाइन में लिखा है चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम गिरफ्तार, विपक्ष ने इसे साजिश बताया। तो सीएनएन के साथ साथ बीबीसी ने इस खबर को अपने मेन पेज के ऊपर जगह दी है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है केजरीवाल भारत की राजनीति और पंजाब राज्य पर शासन करते हैं, उनकी गिरफ्तारी हाल ही में हुई है, किसी विपक्षी नेता की दूसरी सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। पोस्ट में केजरीवाल से पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है शराब नीति मामले में केजरीवाल की भूमिका स्पष्ट नहीं है, विपक्ष ने हाल ही के दिनों में मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप भी लगाए हैं। और भारत में विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई का जिक्र करते हुए राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है। राहुल के उस बयान को भी उठाया है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस के पास में एक रेल का टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं बचे हैं। तो विस्तार से इसको जो है वो तमाम अलग अलग मीडिया हाउस ने इसको लिखा है और जबरदस्त तरीके से किरकिरी एक तरह से आप कहें कि जो विश्व गुरु बनने की बात और दुनिया भर में डंका बजाने की बात जो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वहां पर डंका बजा नहीं है बल्कि डंका इस वक्त में ढोल फट रहा है अगर इन खबरों को देखें तो। और जो विश्व गुरु की जो छवि बनाने की बात कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जबरदस्त किरकिरी हुई है। तो ये जिस तरीके से धनंजय जी, जो विदेशी मीडिया की जो प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है, अल जजीरा लिख रहा है कि मरा हुआ लोकतंत्र है, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि भारत के अंदर विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है, सीएनएन कह रहा है कि ये सीएम गिरफ्तार है और विपक्ष ने इसे साजिश बताया है। तो मतलब मामला ये नहीं है कि यहीं तक है, मामला ये अब इंटरनेशनल हो गया है और सबको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश का होने का दावा करने वाले भारत में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव से पहले किस किस तरह के वहां से जो है वो चीजें हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है भारत पर वैसे भी पूरी दुनिया की नजरें बनी रहती हैं और जब चुनाव होते हैं तो खास तौर पर हर बड़े जो है वो मीडिया संस्थान की नजरें भारत के ऊपर इस वक्त में बनी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं जोखिम ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने बड़ा उठा लिया है और इसका बड़ा खामियाजा उनको उठाना पड़ेगा। देखिए, खामियाजा उनको क्या उठाना है, खामियाजा इस देश को उठाना पड़ रहा है। वो तो पूर्व प्रधानमंत्री बनकर के बैठ जाएंगे बड़े से महल में, उनको क्या खामियाजा होगा। खामियाजा तो इस देश के नागरिकों का है, गरीबों का, जो अपने बच्चों को का भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं। खामियाजा तो उनको, देश डूब रहा है। अभी बांग्लादेश की घटना लीजिए ना, बांग्लादेश कहाँ कितना तेजी से उड़ा जा रहा था और हम लोग भी बोल रहे थे कि बांग्लादेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान को उसने पीछे छोड़ दिया। अभी हाल में चुनाव हुए, क्या किया, नतीजा क्या हुआ उसका, तमाम जो बड़े विकसित देश हैं उन लोगों ने बैन लगा दिया, एक तरह से उनको एकदम साइड कॉर्नर कर दिया, हाशिए पे धकेल दिया और पूरी जो विकास की प्रक्रिया थी वो ठप हो गई। वही यहाँ होने वाला है और ये चाहते यही है। आरएसएस का एजेंडा यही है कि इस देश को कूपमंडूक बनाया जाए, इस देश को कुआं बनाया जाए, कुएं के अंधेरे में रहो, इससे बाहर निकलना मत। धर्म का एजेंडा क्यों चलाते हैं, धर्म को आगे आज कहाँ धर्म इस्तेमाल होता है, बताइए जरा। कोरोना काल में आपने धर्म का क्या इस्तेमाल देखा, कहाँ धर्म काम आया आपके। और ये जो है धर्म को एजेंडा बना करके, जाति को एजेंडा बना करके आप काम कर रहे हो, कहीं आप न्याय की बात नहीं करते, कहीं आप किसी के हित की बात नहीं करते हो, केवल अपना हित देखते हो। हम आप बताइए ना कि इतने सालों से कांग्रेस पार्टी इस देश में है और ये बीजेपी ने 10 सालों में कितने बड़े बड़े दफ्तर बनाए हैं, आप अंदाजा है इसका, कहाँ से आ रहा पैसा, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं लोग, कहाँ से आता पैसा। ये पैसा देश के अलग अलग संस्थानों से चूस करके निकाला है। जिनको ठेके देते, ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड ने साबित किया कि जिनको ठेके देते हैं उनसे कमीशन लेते हैं, जो कमीशन ठेके नहीं जिनको दे रहे हैं उनको धमकाते हैं, उनसे पैसा एक्सटॉर्शन मनी के तौर पे वसूलते हैं और देश के संसाधनों को लुटाते हैं। जिस तरह से
छत्तीसगढ़ हो, जिस तरह से कश्मीर हो, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश हो, तमाम जगहों पे जो कौड़ियों के भाव में अडानी को जमीनें दी गई, ये लगातार आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग। वो क्या है, क्यों है? तो ये समझने वाली बात है, लेकिन नुकसान इनका नहीं है, मैं नहीं मानता हूं इनका नुकसान है। ये तो कल पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे अगर सत्ता से हटेंगे, लेकिन नुकसान इस देश का है, उसकी भरपाई कैसे होगी? जो पीढ़ी जो है 10 साल में बर्बाद हुई है, उसका कौन भरपाई करेगा? 10 साल में अगर अच्छा एजुकेशन मिलता, अच्छा हेल्थ मिलता। आपने तो नफरत फैलाई है, आपने तो हिंदू मुसलमान किया है, आपने तो जातियों के नाम पे भड़काया है। लेकिन अगर आप यही 10 साल विकास के काम करते, काला धन सचमुच खत्म कर देते, भ्रष्टाचार वाकई खत्म कर देते, किसानों की आय दुगनी कर देते, 2 करोड़ छात्रों को युवाओं को नौकरियां देते, तो देश तो कहीं और चला जाता। आप आज उन पे बात भी करते हैं, ये इनको बात करनी चाहिए कि हमने कहा था कि महंगाई कम कर देंगे। कहाँ महंगाई कम हुई? 450 का सिलेंडर जो लेकर के स्मृति ईरानी कंधे पे नाच रही थी, कहीं दिखाई पड़ती है आपको कि सिलेंडर पे बात करती है वो? तो बात तो करना चाहिए था। आप उज्ज्वला योजना इतना रट लगाते हो, क्या हो गया उज्ज्वला योजना में? कितने लोग उज्ज्वला योजना में वापस सिलेंडर ले रहे हैं? और आपने 450 को बना दिया 1100 रुपया, और उसके बाद 100 रुपया कम करते हो बीपीएल लोगों के लिए। आप कह रहे हो कि बहुत बड़ी छूट दे दी। तो ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि अब धर्म का नशा जब छटेगा इस देश के नागरिकों से, तब समझ में आएगा क्या क्या लूटा। उसको मैं ऐसे बताऊं कि मैं गांव का आदमी हूं, किसान का बेटा हूं। हमारे यहाँ जब बाढ़ आती है ना, तो जब आती है बाढ़, तो बाढ़ के समय अंदाजा कम होता है कितना नुकसान हुआ है। जब बाढ़ उतर जाती है तब पता लगता है कि कितना नुकसान हुआ है। आप याद कीजिए कोरोना काल, जब पानी उतरा तब गंगा में कितनी लाशें दफन की हुई थी वो पता चला। उसके पहले नहीं पता चल रहा था, लग रहा था कि अरे वाह, हमारे देश में तो तमाम सुविधाएं हैं, मोदी जी कितना बड़ा काम कर रहे हैं। देखिए, एक तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मैटर खुल के आया और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उस पर रिएक्ट किया, एक तो कहा कि आपने जो इलेक्टोरल बॉन्ड लाने के लिए आपने जो कई सारे संशोधन किए, कई कानूनों में, उसमें वो संशोधन गलत है। फिर कहा कि आपने जो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेकर के आपने जो बयान दिया है या जो आपने संशोधन किए हैं वो असंवैधानिक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को कम्प्लीटली जो है उसने रिजेक्ट किया, इसलिए उसको बंद करवा दिया। और इलेक्टोरल बॉन्ड के मैटर पे जिस तरह से एसबीआई की पूरी दस्तावेज एसबीआई ने दिए और चुनाव आयोग के वेबसाइट पे ये अपलोड किए गए, उससे साफ साफ जाहिर होता है कि पूरे के पूरे घोटाले में बीजेपी जो है पूरी तरह से शामिल है, और उसका एजेंडा यही था कि हम किस तरह से पैसों का ये करें। और उसमें देखिए जिस तरह से डराया गया, उनको धमकाया दिया गया, ठेके का लालच दिया गया, उसके बदले कमीशन लिया गया, ये सारी बातें निकल करके आई। अब वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस ने भी लिया, फलाने ने भी लिया, ढिकाने ने भी लिया। ठीक है, आपने जो नियम बनाया उसके तहत लिया, लेकिन सवाल उठता है कि आपको जनता ने सत्ता में बिठाया है कि आप लूट को रोको, आप गलत काम मत होने दो। इसीलिए तो आप आए थे, इसीलिए तो कांग्रेस को हटाया था। कांग्रेस के बारे में आपने क्या प्रचारित किया था? सब लोगों ने क्या प्रचारित किया था? इवन केजरीवाल ने क्या प्रचारित किया था कि कांग्रेस पार्टी जो है भ्रष्ट पार्टी, उसने भ्रष्टाचार किया है। तो भ्रष्टाचार किया तो उसको पब्लिक ने हटा दिया। अब आप आए और आप वही काम ज्यादा बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। आपने बाकायदा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को कानूनी रूप दे दिया, ये तो ब्लंडर किया आपने। तो आपने तो लूट में, उसने छोटी लूट की, आपने साबित भी नहीं किया 10 साल में। आपने जो लूट की वो साबित हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि ये देखो ये लूट हुई है। अब उससे ध्यान भटकाने के लिए, या इसका जो एजेंडा बीजेपी का शुरू से रहा कि विपक्ष के तमाम नेताओं को, कांग्रेस को तो कहते रहे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे हम, तो कांग्रेस मुक्त भारत कैसे बनाएंगे, तो तमाम तरीके के आरोप लगाए, लेकिन आपने कहीं कोई साबित नहीं किया, कुछ नहीं साबित हुआ। कांग्रेस के किसी नेता को आपने बंद नहीं किया। आप याद कीजिए कांग्रेस के बारे में क्या कहते थे, वाड्रा जाएंगे जेल, राहुल गांधी जाएंगे जेल, सोनिया गांधी जाएंगी जेल। कौन जेल गया? सब वहीं बैठे हुए। आपने कुछ उनके खिलाफ नहीं तलाशा, केवल आप कीचड़ उछाले, आरोप लगाए। अब केजरीवाल पे आते हैं। केजरीवाल ने भी वही किया। केजरीवाल ने कांग्रेस को भ्रष्ट बताया था और सत्ता में आए वो। अब ये दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी जब फंसती नजर आ रही है इलेक्टोरल बॉन्ड पे, तो उसने सीए लाने का प्रयास किया। देखिए राम मंदिर का मुद्दा पूरा फ्लॉप हो गया उसका, 370 का मुद्दा फ्लॉप हो गया उसका। अब वो सीए को लेकर के आए, वो फ्लॉप हो गया। हरियाणा में सरकार बदली, वो भी काम नहीं किया। तो तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा मुद्दा है जो जनता के बीच जा रहा है, और जनता ये सवाल कर रही है, आम आदमी सवाल कर रहा है कि भाई आप तो दूध के धूले थे, आपने तो कहा था कि काला धन समाप्त करेंगे, आपने कहा था भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। किधर भ्रष्टाचार खत्म किया आपने?
किधर काला धन आया, महंगाई बढ़ा दी आपने, किसानों की आय दुगनी नहीं की आपने, तमाम तरीके के आरोप हैं। अब ये जो केजरीवाल को जो अरेस्ट किया गया है वो विपक्ष के तमाम नेताओं को परेशान करने की कोशिश है, वो दिखाई पड़ता है। अब जैसे जो जो इनके भारद्वाज हैं, मंत्री हैं उनके, सौरभ भारद्वाज, उन्होंने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने बताया कि अरबिंदो फार्मा, जो इसका जो डायरेक्टर है अरबिंदो फार्मा का, उसने जो किया उसके एवज में आपने पैसे लिए और उसको सरकारी गवाह के तौर पे प्रेजेंट कर दिया। लेकिन वहां पे ट्रेल दिखाई पड़ता है कि आपने उससे पैसे 34.5 करोड़ रुपए लिए, बीजेपी को पैसे दिए उसने चंदे के तौर पे। लेकिन क्या केजरीवाल के साथ कोई ट्रेल दिखाई पड़ता है? कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता है। फिर आपने क्यों अरेस्ट किया? ठीक है, वो कोर्ट में मामला है, वो चर्चा आएगा। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि कोर्ट में मामला क्या होता है वो सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी मामला होता है कि मीडिया ट्रायल होता है और मीडिया चिल्ला चिल्ला करके जो है ये साबित कर देता है कि ये भ्रष्ट है। और बीजेपी के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ कहीं ईडी गई, कोई सीबीआई गया, कुछ जांच हुई किसी? क्या ऐसा लगता है, जिसे लगता है कि बीजेपी के भीतर जितने नेता है सब संत किस्म के नेता है, केवल देशभक्त नेता है, उनको पैसे छूते नहीं। जबकि आप देख लीजिए कि पूरे देश में बीजेपी के बड़े बड़े ऑफिस बनाए गए, बड़े बड़े महल जैसे ऑफिस बने हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है पैसा, कौन दे रहा है चंदा? ये सवाल तो उठना चाहिए। तो ये सवाल न उठे, इसके लिए लगातार ईडी सीबीआई को उन्होंने लगा रखा है। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ एक एक नेता को अरेस्ट कर रहे हैं, एक एक नेता को वो अपराधी साबित कर रहे हैं। वो साबित क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तात्कालिक तौर पे तो ये आ जाता है। और हमारे जो समाज में एक खास कहावत है, धुआं तो तभी उठ रहा है ना जब आग है। मतलब संदेह तो पैदा कर दिया आपने और उसी का ये लाभ उठा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस तरह से जो कर रहे हैं, क्या आम आदमी एकदम बेवकूफ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है? 37% जो आपके साथ लोग हैं, हो सकता है उनको समझ में नहीं आए, क्योंकि वो आपके यहाँ जो नशा बनता है उसका सेवन करते हैं। लेकिन बाकी लोग को तो समझ में आ रहा है। बाकी लोगों को जब समझ में आ रहा है, और जैसा भाई बता रहे थे कि जिस तरह से विधानसभाओं में केजरीवाल ने परफॉर्मेंस दिया है, जिस तरह से एमसीडी में परफॉर्मेंस दिया है, वो लोकसभा में भी दिखाई पड़ रहा है कि लोकसभा में इनकी स्थिति ठीक नहीं है। भले ये नारा दे रहे हो 400 पार, लेकिन हमें तो दिख रहा है कि बहुमत आना मुश्किल है। और ये देश को ये और पता चल रहा है, हम लोगों को तो खास पता चल रहा है कि जब जब बहुमत, भारी बहुमत दिया गया, इस देश की सरकारों ने अराजक काम किया। जी, तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी को कि आप जो चार्जशीट दायर करते हो वो गलत दायर करते हो, पूरा नहीं दायर करते हो, आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करते हो, जबकि आपको 90 डेज का जो दायर करने का है उसके खाने में आना पड़ेगा, आपको यह करना पड़ेगा। बावजूद इसके दूसरी बात आप गौर कीजिए कि ईडी जो है, अभी तक चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया है, क्या ईडी ने चुनाव आयोग से परमिशन ली थी? ये कहीं बात आती है? अभी तो जो इलेक्शन कमीशन कहेगा वही होगा। आप इस तरह से ईडी बदनाम करेगी किसी पार्टी के नेता को कि ये भ्रष्ट है, ये फलाना है। ईडी का काम यही है, ये बताना है मीडिया में कि ये भ्रष्ट है कि नहीं है। वो तय करेंगे भ्रष्ट है कौन, वो कानून तय करेगा, अदालत तय करेगी। आप सबूत दीजिए अदालत के सामने। लेकिन आप जब बयानबाजी करते हो कि ये रैकेट का सरगना है, ये क्या मैसेज देता है? और क्या इससे चुनाव प्रभावित नहीं होगा? ये चुनाव आयोग को देखना है। और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के लोग जब जमा हुए हैं तो चुनाव आयोग से ये शिकायत करेंगे कि जब चुनाव घोषित हो गया है तो ईडी किसके इशारे पे मूव कर रही है, ये तो बताना होगा। जब आप होम सेक्रेटरी बदल देते हैं, पूरा तंत्र, पूरी व्यवस्था जब जो है चुनाव आयोग के पास आ जाता है, ये प्रावधान है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो वैसी स्थिति में ईडी किसके इशारे पे मूव कर रही है ये पता करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आम आदमी तंग आ गया है। आम आदमी इनसे तंग ये आ गया है कि डेली मीडिया जो है जहर उगलता रहता है, हिंदू मुसलमान करता रहता है। अभी देखिए एक और लेटेस्ट घटना देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों की हत्या कर दी गई एक मुस्लिम लड़के द्वारा। 2 मुस्लिम, एक इनकाउंटर हो गया, उसको हिंदू मुसलमान रंग दे दिया। राजस्थान में एक घटना हुई जिसमें 6 बच्चों का बाप जो है एक अपनी गर्लफ्रेंड को गला काट देता है, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आप वही अगर मुसलमान होता तो देखिए किस तरह से चर्चा होती। तो देश को इस तरह कैसे कर दिया है जिससे लगता है कि देश मानवीय सभ्यता हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। ये कंप्लीटली जो है एक अराजकता वाली है। आप जो है वो बदायूं की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बदायूं की, और राजस्थान के भरतपुर के केस की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल ये जानना चाह रहा हूं कि अब चुनाव आयोग का इसमें क्या रोल हो सकता है? चुनाव आयोग, जब विपक्ष के नेता पहुंचे हैं तो चुनाव आयोग इसमें क्या जो है वो हस्तक्षेप कर सकता है?
देखिए, एक तो चुनाव आयोग तो सबसे पहले ये कर सकता है कि वो कह सकता है कि भाई ये जो ईडी है या सीबीआई है, कोई है, बिना मेरी इजाजत के नहीं करेगा, ये परमिशन ले, चूंकि पूरा का पूरा नियंत्रण जो है चुनाव आयोग के पास होता है चुनाव के समय। चुनाव आयोग को उन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए जो बयानबाजी हो रही है, कि बयानबाजी किस तरह से कंट्रोल हो। वो चुनाव आचार संहिता तो जारी कर दिया, कहा कि ये चीजें नहीं करेंगे लोग, लेकिन क्या वो नहीं हो रहा है, ये समझना जरूरी है। और चुनाव आयोग की भूमिका बहुत बड़ी होती है चुनाव के समय। लेकिन फिर चुनाव आयोग में भी देख लीजिए कि क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। चुनाव आयोग पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम याचिका जो दायर की गई थी एडीआर द्वारा और जया ठाकुर द्वारा, उसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम चुनाव नियुक्ति को, हम चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति हुई है उस पर हम अभी रोक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आपकी याचिका पे हम विचार करेंगे। रोक लगाएंगे तो उससे चुनाव की प्रक्रिया पूरी गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मर्यादा, अपनी भविष्य में क्या गड़बड़ियां होगी उसको उसने समझी है। क्या चुनाव आयोग इसको समझता है? और चुनाव आयोग अगर समझता है तो वो दिखना चाहिए। और ये जो आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग में जो चुनाव आयुक्त हैं उसके नियुक्ति को लेकर के अगर सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि आप जो है सीजीआई रहेंगे, एक दूसरे मेंबर रहेंगे, लोकसभा के विपक्ष के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता रहेंगे और प्रधानमंत्री रहेंगे, तो प्रधानमंत्री को या सत्ता पक्ष को क्या आपत्ति थी सीजीआई को रखने से? यही तो सवाल उठाया जया ठाकुर ने कि सीजीआई को हटाने के पीछे कारण क्या है, क्यों हटाना चाहते हैं सीजीआई को? आप निष्पक्ष मतलब नहीं चाहते वो, तो चुनाव आयोग क्या निष्पक्ष है, इस पे सवाल है। और चुनाव आयोग को इस सवाल का जवाब देना होगा, और जवाब ही नहीं देना होगा, व्यवहार में ये साबित करना होगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। लेकिन एक चीज जो है वो कही जा रही है, मैं धनंजय जी आपसे समझना चाहूंगा कि ये कौन सलाहकार है बीजेपी के अंदर जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस तरह से कार्रवाई करने के लिए जिन्होंने इस सलाह को दिया है, क्योंकि इसमें फायदा कम और बीजेपी को नुकसान ज्यादा नजर आता है। कोई भी आम सामान्य आदमी होगा तो उसकी समझ में यही बात पहले आएगी कि ये तो चुनाव के लिए किया गया है, ये जो किया गया है वो सीधे तौर पर चुनाव में उनको हटाने के लिए, दूर रखने के लिए या उन पर प्रेशर बनाने के लिए किया गया है। तो चुनाव से ठीक पहले जो है वो इस तरह से कड़वाहट दिखाना, या चुनाव से ठीक पहले इस तरह से जो है वो तमाम सारी चीजें करना, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि बीजेपी जो है वो पता नहीं उसके सलाहकार किस तरह से है, और क्यों आखिरकार जो है वो इस तरह की सलाह किसने दी है, जो बीजेपी ने इतना बड़ा जोखिम ये उठाया है। क्या क्या देखते हैं इसके पीछे आप? देखिए, एक पिक्चर आई थी नाम, बहुत पहले पिक्चर आई थी, परेश रावल उसमें विलेन थे, और संजय दत्त को एक सीन आपको अगर याद हो, फिल्म देखी हो, तो संजय दत्त को वो बताते हैं कि अपने छत से नीचे दिखा रहे हैं, बोल रही है देखो वन वे है, ये जो जो जिस लाइन पे तुम हो वो वन वे है। बीजेपी जिस स्थिति में है पिछले 10 सालों से, वो वन वे पे चल रही है, वहां लौटने का रास्ता नहीं है। बीजेपी भी जानती है कि अगर हम लौटने का प्रयास करेंगे तो मारे जाएंगे, वन वे में है। बीजेपी ने तमाम बदले की राजनीति की है, पूरी की पूरी 10 साल लांछन लगाया है, झूठे आरोप लगाए हैं, ईडी सीबीआई तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं का इस्तेमाल किया है। और वो जो कर रही है बीजेपी, वो जानती है कि हम ये जो कर रहे हैं ये कल इसका रिप्रकशन खराब होगा। तो जब तक जितना हम दबा सकते हैं, जितना खत्म कर सकते हैं, जितना क्रश कर सकते हैं, वही हमारी विजय है। बीजेपी ये जानती है। अब चुनाव में जब उतर गए हैं तो अब जनता को, अब ये इंडिया गठबंधन जो है और जो इस देश का आम आदमी है, उसको समझना है कि क्या हमको वही सरकार चाहिए जो बदले वाली सरकार हो। अब देखिए, तमाम आरोप लग रहे हैं राज्यपालों को लेकर के। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले? वो भी हुआ था कि तमिलनाडु में क्या हुआ, तमिलनाडु में राज्यपाल ने एक मंत्री को शपथ दिलाने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जब उस पर हमने जब उस पर रोक लगा दी, दोष सिद्धि पर रोक लगा दी, तो आप कौन होते कहने वाले। और कहा वकील को कि आप अपने राज्यपाल को समझाइए, नहीं तो हम बहुत कड़ा एक्शन लेंगे, हम हमारे गंभीर है हम इस काम को लेकर के। तो राज्यपाल को इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से, बीजेपी की सरकार इस्तेमाल कर रही है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है, और मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, और मीडिया का इस्तेमाल करके तमाम तरीके के झूठ बोल रहे हैं। अब बतलाइए, गृह मंत्री जिस तरह से बात करते हैं कॉन्क्लेव में, आपने देखा होगा इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में क्या कहा उन्होंने कहा कि हमने तो 6,000 लिया है, 14,000 करोड़ तो फलाने ने लिया है। अरे ये तो आप डिफेंड कर रहे हो भाई, 6,000 करोड़ आपने क्यों लिया? और आपको ये रोकना था, आपको भ्रष्टाचार की गंगा नहीं बहाना था, भ्रष्टाचार का नाला नहीं निकालना था, आपको भ्रष्टाचार को रोकना था। आपने क्या भ्रष्टाचार को रोका? आपने काले धन को रोका। आपने कहा कि हम जो है नोटबंदी इसलिए कर रहे हैं कि सब काला धन बाहर आ जाएगा। तो काला धन कहाँ बाहर आया?
ये तो लोग सवाल पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 50 दिन हमको मौका दीजिए, अगर नहीं आया तो हम चौराहे पे आएंगे। कहीं चौराहे पे दिखे अकेले वो? तो जो ये कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं और झूठ प्रमाणित हो जाता है। अब जो है इनकी ताकत है वो 37% वोट, इनके जो जो वोट बैंक है, और ये जो हर जाति के बीच उनके नेताओं को इन्होंने अपने साथ लिया है ईडी सीबीआई का भय दिखा करके या लालच दे करके, वो इनकी ताकत है। अब सवाल उठता है कि क्या जातियों में बटे हमारे देश के नागरिक देश को पसंद करते हैं, देश के लोकतंत्र को पसंद करते हैं, संविधान को पसंद करते हैं, या अपनी अपनी जातियों के कुनबे में अपने नेताओं को बचाने के क्रम में फंसे रह जाएंगे? ये इस बार देश का चुनाव जो है बतलाएगा, और मुझे लगता है वो बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है ये इस तौर पे, क्योंकि इस चुनाव में ये साबित होगा कि आप देश के साथ हैं, लोकतंत्र के साथ हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ हैं, या आप जो है गप करने में है। अगर गप करने में है तो फिर आपके लिए रास्ते बहुत कम हैं।